हेलो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में आज हम लोग जहाँ तक प्लांट फिजियोलॉजी में 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट प्राप्त होता रहा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश भी करेंगे। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बोला भी है कि मैम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराइए, उसके लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। 5 क्वेश्चन करने के बाद हम कल के कमेंट ले लेंगे और आज 43 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरह आपका सहयोग और प्यार मिलता रहा तो हम 50 क्वेश्चन कराने की हर दिन कोशिश करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन, द ट्रैप ऑफ कॉर्निवोरस प्लांट कंटेन। मांसाहारी पौधों में ट्रैपों में होता है, मांसाहारी पौधे के ट्रैपों में क्या होता है? पॉलीसेक्राइड, डाइजेस्टिव एंजाइम, फास्फोलिपिड या फिर हर्बिसाइड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइजेस्टिव एंजाइम। मांसाहारी पौधों के जो ट्रैप्स होते हैं उसमें पाचक एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। जब जो कीट हैं वो पादपों के ट्रैपों में पहुंचते हैं तो यह एंजाइम स्रावित करते हैं और इनका पाचन हो जाता है। ट्रैप का होता है जिसके द्वारा ये कीट को, जिसमें एक आपने देखा होगा पौधा जो मांसाहारी होते हैं उनमें एक ऐसे ओपनिंग होती है, इसी में जब कीट पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है और इनका पाचन हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिमोसा प्यूडिका के पत्ते छूने से मुरझा जाते हैं क्यों? जिन्हें आप छुई मुई या कॉमन भाषा में लाजवंती कहा जाता है, इसको टच मी नॉट प्लांट कहा जाता है, जिसका नाम मिमोसा प्यूडिका है। इसके पत्ते छूने पर मुरझा जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? द लीफ टिश्यू इज इंजर्ड, पत्तों के ऊतक चोटिल हो जाते हैं। द प्लांट हैज़ अ नर्व सिस्टम, यानी इस पादप में एक तंत्रिका तंत्र होता है। द टर्गर प्रेशर ऑफ द लीफ वेस चेंज, पड़ाधार का स्फीत दाब परिवर्तित हो जाता है, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कल के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि जो मिमोसा प्यूडिका होता है, जिसे लाजवंती या छुई मुई या टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, इसको जैसे ही हम छूते हैं उसके पत्ते मुरझा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो लीफ वेस होता है उनका टर्गर प्रेशर यानी स्फीत दाब परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण ये छूने से जो है, स्पर्श करने से जो है मुरझा जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं। इस गति को एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनके जो फोल्ड करने की गति है उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्रमानुकंचन की गति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमानुकंचन की गति कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेस्टिक मूवमेंट इज नॉट कॉज्ड बाय। नेस्टिक संचलन का कारण यह नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया है आपको, एक मिनट रुक जाइए, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। हाँ, केमिकल यानी कि रसायन, शुगर, टेम्परेचर या लाइट। नेस्टिक मूवमेंट का कौन सा कारण नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेस्टिक मूवमेंट के लिए शुगर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नेस्टिक मूवमेंट लाइट यानी टेम्परेचर, केमिकल और टच पर यानी स्पर्श पर जो है डिपेंड करता है। इसके लिए शुगर जो है कार्य नहीं करता है। और पूछा कौन सा नहीं करता है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोटो पेरियोटिज्म एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ। दीपकलिता का संबंध किसके संश्लेषण से है? ऑप्शन दिया है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फ्लोरिजेन। दीपकलिता यानी कि फोटो पेरियोडिज्म, इसका रिलेशन किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरिजेन। दीपकलिता का संबंध फ्लोरिजन के संश्लेषण से होता है। फ्लोरिजन क्या होता है? तो फ्लोरिजन में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनका नाम जिब्रेलिन और एंथेसिन होता है। क्या नाम होता है? जिब्रेलिन और एंथेसिन। एक जिब्रेलिन होता है और दूसरा होता है, लिख देती हूँ मैं, एंथेसिन। जिब्रेलिन और एंथेसिन, ठीक है, ये दो प्रकार के पदार्थ इसमें होते हैं। इसी को फ्लोरिजेन कहा जाता है। जिब्रेलिन तने के निर्माण व वृद्धि हेतु सहायता करता है और वहीं बात करें एंथेसिन की तो ये पुष्प निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि दीप्तकलिता की खोज किसने की थी? तो दीप्तकलिता की खोज जो है वो गार्नर और एलार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1920 में किया था। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है। दीप्त कलिता है क्या? तो जब पौधे जो होते हैं इनमें फूलने, फलने, वृद्धि, प्रजनन व उनके भौगोलिक विवरण के लिए प्रकाश यानी ड्यूरेशन ऑफ लाइट, प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है।
पौधे द्वारा प्रकाश की अवधि तथा समय के प्रति अनुक्रियाओं को ही फोटो पेरियोडिज्म कहा जाता है, ठीक है। और इसकी खोज गार्डनर तथा एलार्ड ने 1920 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेइंग ऑफ फिनाइल मर्करी एसेटेड, फिनाइल मर्करी एसेटेड का छिड़काव कहाँ होता है? मतलब फिनाइल मर्करी एसिड का जब छिड़काव करते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, इंक्रीज ट्रांसपायरेशन, रिड्यूस द रेट ऑफ रिस्पायरेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिड्यूस रिस्पायरेशन। फिनाइल मर्करी एसीटेट का जब छिड़काव करा जाता है तो वाष्पसर्जन की दर में कमी होती है। इसके अलावा अगर बात करें एब्सेसिक एसिड, स्प्रिन, इन सब के छिड़काव से भी वाष्पसर्जन की दर में कमी आती है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम कल के वीडियो के कमेंट देख लेते हैं, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कमेंट आया है नेहा भारती जी का, इन्होंने बस प्रणाम किया है। उसके बाद आया है एमडी चंदन का, इन्होंने आंसर दिया है किसी क्वेश्चन का। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह से आंसर नहीं दिया करिए। अगर आप क्वेश्चन या फिर आंसर पूरा टाइप करेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा कि आप किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। वीडियो बनाते टाइम नहीं याद रहता कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। आप पूरा आंसर लिख देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा मनु जी का आया है, इन्होंने लिखा है नाइस सेशन मैम, थैंक यू मनु जी। उसके बाद एमडी चंदन जी का ही आया है, इन्होंने लिखा मैम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करा दीजिए। तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है, मैं भी पूरी कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। उसके बाद प्रीति जी ने लिखा है प्लीज़ शो द नेम ऑफ टॉपिक योर थंबनेल। तो प्रीति जी आपसे बता दें, थंबनेल पे टॉपिक जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्लांट किंगडम है, ये चैप्टर का नाम दिख रहा है, लेकिन टॉपिक आपको टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से देख लिया करिए। उसके अलावा मनु जी का आया है, मनु जी का आया, अजय प्रकाश का आया है। आप सबके कमेंट हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना इन सभी के हैं, तो आप सभी भी कमेंट जरूर किया करिए। जितने लोग वीडियो देखते हैं सबके कमेंट का इंतजार मैं खुद करती हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम क्या होता है? पहला दिया फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, फॉर्मेशन ऑफ ATP, एक्सर्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाई अ प्रोटॉन ऑफ लाइट, फिर दिया है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश के एक फोटोन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन करना। ये प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय अभिक्रिया व अप्रकाशीय अभिक्रिया दोनों ही पाई जाती है। प्रकाशीय अभिक्रिया दो यंत्रों में विभाजित होती है, जिन्हें हम लोगों ने पढ़ा था, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो इसमें एक फोटॉन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पहला कदम क्या है? तो प्रकाश के एक फोटॉन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन ही पहला कदम होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंट ऑर्गन इन हर्बिसाइड्स दैट कंटेन सिंथेटिक, कर्मक अंग यानी एजेंट ऑर्गन एक शाकाहारी है जिसमें होता है सिंथेटिक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या फिर पिगमेंट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एजेंट ऑर्गन के रूप में ऑक्सिन को जाना जाता है। यह एक शाकनाशी है, इसके अंतर्गत सिंथेटिक ऑक्सिन आता है। कई सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक नाम 2,4-D, जिसे 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसी तरह के हर्बिसाइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये ऑक्सिन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्णक यानी पिगमेंट जल में घुलनशील है? कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल या क्लोरोफिल? कौन सा वो पिगमेंट है जो वाटर सॉल्युबल है? ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए फटाफट से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन ये वाटर सॉल्युबल होता है। वहीं अगर बात करें कैरोटीन, जेंथोफिल और क्लोरोफिल की, तो ये जो होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? तो इसके कारण पौधों को हरा रंग प्राप्त होता है। नारंगी रंग कैरोटीन के कारण प्राप्त होता है, और पीला रंग जो है ये जेंथोफिल के कारण प्राप्त होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं एंथोसाइनिन से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो एंथोसाइनिन से नीला, बैंगनी, गुलाबी, ये सारे रंग एंथोसाइनिन से प्राप्त होते हैं। कैरोटीन गाजर में पाए जाते हैं और ये गाजर को नारंगी रंग देते हैं। जेंथोफिल कौन सा कलर देता है? पीला रंग देता है, ये पपाया में पाया जाता है। क्लोरोफिल हरा रंग देता है, ठीक है। एंथोसाइनिन नीला, बैंगनी और गुलाबी रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दलहन फसल उगाई जाती है तो दो अनाज फसलों के बीच इसकी क्षतिपूर्ति के लिए अ पल्सेस क्रॉप इज ग्रो
बिटवीन टू सेरल क्रॉप टू compensate for the लो ऑफ वाटर, लूज ऑफ नाइट्रोजन, लॉस ऑफ सल्फर या लॉस ऑफ फास्फेट। किसकी क्षति होती है जब एक दलहन फसल उगाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एक मिनट, यहाँ पे पूछा किसकी क्षति पूर्ति के लिए दलहन फसल उगाई जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए दलहन फसलें उगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि दलहन फसलें जितनी होती हैं उनके जड़ों में राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन स्थितिकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए दलहनी पौधे नाइट्रोजन की क्षति को यानी लॉस ऑफ नाइट्रोजन को कंप्लीट करने के लिए उगाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी कांस्टेंट इज नॉट लेस देन 1 इंच। श्वसन भागफल कम से कम नहीं होता। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स या नॉर्मल डाइट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है, इसका मान 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का अगर श्वसन भागफल पूछे तो कितना होता है? 1 होता है। वहीं अगर प्रोटीन का आपसे पूछे तो 0.8 होता है। फैट्स का क्या होता है? 0.7 होता है। वहीं अन्य का अगर पूछा जाए सामान्य भोजन का तो इसमें 0.85 होता है। यानी 1 से कम किसका नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट का 1 से कम नहीं होता। कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, T2,4-D एक संश्लेषित है। T4D क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा था, ये ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका प्रयोग खरपतवार के नाश के लिए, मतलब उनको खत्म करने के लिए, उनके उन्मूलन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन, गैसीय हार्मोन्स है अमोनिया और एंड मीथेन, एसिटिलीन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर एथिलीन। गैसीय हार्मोन्स कौन सा है? यानी कि कौन सा वो हार्मोन्स है जो गैस फॉर्म में रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एथाइलीन। ठीक, एथाइलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एथाइलीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एथाइलीन का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, जैसे आम हो गया, अंगूर, केला, इन सबको पकाने के लिए एथाइलीन का यूज किया जाता है। इस हार्मोन्स को ही पकाने वाले हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट यहाँ पे पूछा है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपका कैल्शियम, बोरान, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, निकिल, मॉलिब्डेनम, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा? इसमें से आपका जो सही हो जाएगा वो आयरन हो जाएगा, Fe हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं? ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको Cl दिया होता है, यानी कि क्लोरीन हो गया, बोरान हो गया, Fe तो हो ही गया, आयरन। इसके अलावा अगर आपको मैग्नीज दिया होता है यानी Mn दिया होता, जिंक दिया होता Zn, कॉपर है Cu, निकिल है Ni, MO है, ये सब कैसे हैं? सूक्ष्म न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृक्षों के रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत है। वृक्षों के रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत क्या है? तो वृक्षों के रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत डिक्सन का वाष्पसर्जन खिंचाव यानी ट्रांसपायरेशन पुल एवं ससंजनवाद है। ठीक है, इस कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में, ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेंस थ्योरी ऑफ डिक्सन। ठीक है, डिक्सन का वाष्पसर्जन खिंचाव एवं ससंजनवाद है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिमिकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है या पुष्पी पादप है? किसमें? माइकोप्लाज्मा के बीच, चींटियों के बीच, जीवाणुओं के बीच या फिर विषाणुओं के बीच। मिमिकोफिली इज अ बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन अ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड, मतलब फिली जो है ये एक लाभदायक सा संयोजन होता है। किसके किसके बीच होता है? एक
फ्लावर और एक चींटी के बीच, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मिर्कोफिली एक लाभदायक सहयोजन है जो एक पुष्प पादप और एक चींटी के बीच होता है। कभी कभी कुछ पौधे जैसे जामुन हो गया, आम हो गया, लीची हो गया, इनके कुछ भागों में चींटियां अपना रहने का स्थान बना लेती हैं और अन्य जंतुओं से उन पौधों की रक्षा करती हैं, ठीक है। इसी को मिमिर्कोफिली कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको पता होगा चींटियों के अध्ययन को मिमिर्कोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और अगर बात करें वायरस की, तो वायरस जो होते हैं इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक ने 1683 में किया था, ठीक है। और इनका नाम जीवाणु किसने दिया था, तो एक साइंटिस्ट थे एरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1829 में इसका नाम जो है जीवाणु रखा था। बाकी माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटा जीव होता है, इसको पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसी को माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका इसी की होती है, 0.02 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी है क्या है? एन एंजाइम व्हिच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन, a hormones, a molecular with high energy phosphate bond या अ प्रोटीन। एटीपी क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एटीपी एक उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट के एक अणु होते हैं। एटीपी का विस्तृत रूप मतलब इसका फुल फॉर्म एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट है या उच्च ऊर्जा फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। ये प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन, वाहिकाएं वाहिनिका से भिन्न होती हैं। वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकेट्स। वाहिकाएं वाहिनिका से किस प्रकार भिन्न होती हैं? इन बीइंग लिविंग, इन ब्रिंग derived from a single cell, in having vertical row of cell is which cross wall dissolve या because they कंडक्ट वाटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जल का समूहन करती हैं। वेसल्स यानी वाहिका ट्रैकिड्स से भिन्न होती है क्योंकि यह जल का समूहन करती है। ये जल का समूहन जड़ से पत्तियों तक करती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा वाहिकाएं जो होती हैं, वाहिका यानी कि जो वेसल्स होते हैं, ये बेलनाकार और नलिकाकार होते हैं। ये एक के ऊपर एक स्थित कोशिकाओं के कतारों में बने होते हैं। वहीं बात करें अगर ट्रैकिड्स की, तो ये भी लंबी और बेलनाकार नालीनुमा होते हैं और ये दोनों सिरों पर पतली कोशिकाओं से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में इसकी झिल्ली में उपस्थित होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोप्लास्ट आर एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन ऑफ। किसकी झिल्ली में होते हैं? थैलेकॉइड्स, फोटोग्लोबिन मैट्रिक्स या इनवलप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। किसकी झिल्ली में हरित लवक यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है क्लोरोप्लास्ट ये मौजूद होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थैलेकॉइड्स। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के थैलेकॉइड्स की झिल्ली में उपस्थित होता है। थैलेकॉइड्स की भीतरी कला पर यानी भीतरी झिल्ली पर, भीतरी मेम्ब्रेन पर बहुत से सूक्ष्म दाने पाए जाते हैं। इन्हीं को क्वांटासोम कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वांटासोम कहाँ पाया जाता है? तो क्वांटासोम थैलेकॉइड्स की भीतरी मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। इसी क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की इकाई भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करिएगा। क्वांटासोम क्या है? तो क्वांटासोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई होता है। यह पाया कहाँ जाता है? तो यह जो है थैलेकॉइड्स की भीतरी झिल्ली में पाया जाता है। बाकी ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो ये थैलेकॉइड्स में पाया जाता है, ये भी ठीक है, थैलेकॉइड्स की झिल्ली में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एनर्जी इज स्टोर्ड इन पिगमेंट सिस्टम 1 इन। वर्णक तंत्र 1 में समस्त ऊर्जा संग्रहित होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, P700। पिगमेंट सिस्टम 1 समस्त ऊर्जा P700 में संग्रहित होती है। इसमें सभी ऊर्जा इसी में भंडारित होती है। पिगमेंट सिस्टम सी मतलब 2 की अगर हम बात करें तो इसमें किस में होती है? तो P680 में होती है। 2 में किस में होती है? P680 में होती है और 1 में किस में होती है? P700 में होती है। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला, एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए कैल्विन बेसन चक्र में एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है।
ATP molecules required for synthesis for a glucose molecule in Calvin-Wilson cycle are, मतलब एक कैल्विन चक्र में कितने ATP अणुओं की आवश्यकता होती है? 36, 38, 12 या 18? तो एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए कैल्विन-विल्सन चक्र में 18 ATP की आवश्यकता होती है। कितनी? 18। तथा इस चक्र को कैल्विन-विल्सन में एक, मतलब जो कैल्विन-विल्सन चक्र है इसमें एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण में 12 NADPH प्लस H आयन, ठीक है, की आवश्यकता होती है। यानी कि 12 NADPH2 भी इसको लिख सकते हैं, या फिर प्लस H लिख दीजिए या NADPH2 लिख दीजिए। इतने आयन की आवश्यकता होती है। और ATP कितने? 18 ATP। अगला क्वेश्चन, फाइटोहॉर्मोन्स इज एक पादप हार्मोन्स है, नेचुरली प्रोड्यूस सिंथेटिक सब्सटेंस A and B, नन ऑफ दीज। सही जवाब आप सभी को पता है, एक पादप हार्मोन्स नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है और सिंथेटिक सब्सटेंस द्वारा भी तैयार किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों होता है। फाइटोक्रोम एक प्राकृतिक व प्रयोगशाला में निर्मित होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पादप हार्मोन्स पत्तियों एवं फलों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, विशेष कार्बनिक यौगिक है जो परिवहन के उपरांत पौधों के दूसरे अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं उनके उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित व नियंत्रित करते हैं। ओके, अगर बात करें प्राकृतिक हार्मोन्स कौन से हैं, तो प्राकृतिक हार्मोन्स में नाम आता है IAA, जिसे इंडोल एसिटिक एसिड कहा जाता है। और संश्लेषित हार्मोन्स का अगर नाम पूछ ले तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 2,4-D के बारे में, ये एक संश्लेषित हार्मोन्स होता है। अगला क्वेश्चन है, छुई मुई में कंपानुकुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है। ड्यूरिंग द सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट इन मिमोसा प्यूडिका टर्गर चेंज अकर्स इन लीफलेट्स, स्टिप्यूल्स, पल्वेन्स, लीफ बेस या फिर पेटियोल एंड स्टेम। किसमें होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फूले पर्णधार में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। छुई मुई में कंपानुकुंचन गति यानी सिस्मोनास्टिक मूवमेंट के समय स्फीति में परिवर्तन फूले पर्णधार यानी पल्वेन्स लीफ बेस में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो क्लोरोफिल को जलाने पर मैग्नीशियम प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम आयरन क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है। क्लोरोफिल एक मैग्नीशियम पॉरफायरिन कंपाउंड है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है, इसका ऊर्जा स्थानांतरण का कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, किस शैवाल का प्रयोग कैल्विन व उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधित प्रयोगों में किया था? क्लेमाइडोमोनास, कोलेरा, चारा या जिसे कारा कहा जाता है, या फिर वॉलवॉक्स। किस शैवाल का यूज जो है जो कैल्विन थे और उनके साथियों ने किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बी, कैलोरा। कोरेला शैवाल का प्रयोग कैल्विन व उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधित प्रयोगों में किया था। वही बात करें क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और क्लोनियल की, तो क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स की, तो ये कॉलोनियल शैवाल होते हैं, जबकि कारा जो है, चारा जिसे कहते हैं, यह एक हरा शैवाल यानी ग्रीन एल्गी होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? सिमिलर सब्सटेंस, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड या ऑल ऑफ दीज? विच ऑफ द कॉमन बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है ये वायवीय और अवायवीय दोनों में समान होता है। अगला, नियोटिया प्लांट इज नियोसिया पौधा है। नियोसिया पौधा कैसा है? स्पोरोफाइट, सिम्बायोंट, इंसेक्टिवोरस या नन ऑफ दीज? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेप्रोफाइट। नियोसिया प्लांट जो है ये सेप्रोफिटिक होता है। इसे वर्ड्स नेस्ट ऑर्किड कहा जाता है। यह एक मृत्युपजीवी पौधा है। यह एक छोटा स्थलीय ऑर्किड का वंश है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पौधे को पुष्पन हेतु कम से कम 10 घंटे तक प्रकाश आवश्यक है, तब वह पौधा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे नेचुरल प्लांट या नन ऑफ दीज? A plant which need not less than 10 hours of light to flower should be a
कैसा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन्ग डे प्लांट। दीर्घ दीप्तिकालीन पादप में पुष्पन हेतु कम से कम 10 घंटे का प्रकाश आवश्यक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवर्तनी गति का मुख्य कारण क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट टेक प्लेस मेनली बाय सेल इनलार्जमेंट, सेल बैंडिंग, सेल डिवीजन या सेल डॉर्मेंसी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका दीर्घीकरण। अनुवर्ती गति का मुख्यतः कोशिका दीर्घीकरण के कारण पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन्स कोशिकाओं के दीर्घीकरण करने का कार्य करती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। टॉपिक मूवमेंट किस में पाया जाता है? तो सेल इनलार्जमेंट के दौरान पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। RO स्टैंड फॉर, RO क्या दर्शाता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी मटेरियल, अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज, टॉपिक ऑफ एल्कोहल फॉर्म्ड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी मटेरियल। RO यानी RQ होना चाहिए, यहाँ पे O नहीं होना चाहिए। ठीक है, RQ यानी रेस्पिरेटरी कॉन्स्टेंट, श्वसन गुणांक क्या दर्शाता है? यह श्वसनीय पदार्थ की प्रकृति दर्शाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मूल उत्पादक सूर्य की ऊर्जा का औसतन कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचय करता है? What average percentage of a basic producer like sun energy is stored by 0.1, 1.0, 10 या 20? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 0.1। एक मूल उत्पादक सूर्य ऊर्जा का औसतन 0.1% प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचित करता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण का दृश्य मतलब स्पेक्ट्रम क्या है, दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम क्या है, तो यह 3900 एंगस्ट्रॉम अथवा 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इसका जो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेट्रोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए। पेट्रोप्लांट्स वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय लैमार्क द्वारा, डार्विन द्वारा, H.N. स्केल द्वारा या M. कैल्विन द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोप्लांट्स जो है सबसे पहले M. कैल्विन के द्वारा पहचाने गए थे। ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएगा। पेट्रोप्लांट्स क्या होते हैं? तो ऐसे पौधे जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं उन्हें पेट्रोप्लांट्स कहा जाता है, और इनकी पहचान सबसे पहले किसने की थी? M. कैल्विन ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मैक्सिमम इन अमाउंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट? हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? पायरुविक कार्बोक्सिलेज, हेक्सोकाइनेज, RUDP, कार्बोक्सिलेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, इसमें RUDP कार्बोक्सिलेज की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें हरित लवक की, तो इसमें 50% प्रोटीन पाया जाता है। पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल, इसमें 3 से 10% पाया जाता है। RNA 5% पाया जाता है। DNA 0.02% से 0.01% तक पाया जाता है। फास्फोलिपिड 23%, कैरोटीनॉइड 1 से 2%, ये सब पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीशियम आदि शामिल होते हैं। पर्णहरित यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ये कई प्रकार के होते हैं। पर्णहरित ए, पर्णहरित बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन रंध्रों को बंद कर सकता है? यानी स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, एथिलीन या फिर जिब्रेलिन। तो हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में भी पढ़ा है, ABA यानी एब्सिसिक एसिड जो है ये स्टोमेटा के बंद होने में जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये करता क्या है? तो ये पत्तियों, फलों और पुष्पों में बिलगन परत यानी कि एब्सेशन लेयर का निर्माण कर देता है, जिससे उनके जो रंध्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। अगर रंध्र बंद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर रंध्र बंद हो जाएंगे तो पत्तियों में वाष्पसर्जन की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होता है। अगर आपसे पूछा जाए आलू का कंद बनने में कौन सहायता करता है, तो यही एब्सिसिक एसिड आलू के कंद बनने में सहायता करता है। ठीक है, इसके अलावा यह पर्णहरिम प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल को नष्ट करके इन्हें पीला कर देता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन, ETS में साइटोक्रोम का सही क्रम क्या है? What is the correct sequence of cytochrome in ETS? ETS में साइटोक्रोम का
सही क्रम क्या है? सबसे पहले तो बताइए ईटीएस क्या है? तो ईटीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें आपका साइटोक्रोम का क्रम पूछा है, तो इसमें साइटोक्रोम पहले बी आता है। साइटोक्रोम बी किस में दिया है? तो ऑप्शन सी में ही केवल दिया है, एक ही में। ठीक है, अगर आपको इतना पता होता कि सबसे पहले साइटोक्रोम बी आता है, उसके बाद साइटोक्रोम C1 आता है, फिर सी, फिर ए, फिर A3, ये इसका क्रम होता है। ठीक है, अगर आपको केवल एक पता होता कि सबसे पहले साइटोक्रोम बी आता है, तो भी आप इस क्वेश्चन का सही मार्क कर लेते, क्योंकि एक ही ऑप्शन में केवल पहले बी दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि RQ का मान 0.7 है तो श्वसन आधारी पदार्थ होगा। इफ RQ इज 0.7 देन द रेस्पिरेटरी सब्सटीट्यूट विल बी, क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड या नन ऑफ दीज? सही जवाब ऑप्शन बी, फैट्स। यदि वसा का RQ मान 0.7 होता, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही क्या है? फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरोबिक रिस्पायरेशन, वाटर, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, साइटोक्रोम A3 या फिर FMN? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। MC ग्रू हिल्स एजुकेशन के अनुसार वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही आणविक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है। जबकि अवायवीय श्वसन की बात करें तो इसमें एक ऑक्सीजन अणु के अलावा अन्य सभी इलेक्ट्रॉन भी अंतिम ग्राही होते हैं। ये दोनों प्रक्रिया कोशिकीय उपापचय के दौरान दिखाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, C4 चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही कौन है? C4 चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा PEP, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, C4 को की मीसोफिल तथा बंडल सीड दोनों प्रकार की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। C4 चक्र दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पूरा होता है। कौन कौन से? मीसोफिल सेल में भी और बंडल सेल में भी। और जो इसका ऑक्सीजन ग्राही होता है वो PEP होता है। PEP का फुल फॉर्म क्या है? तो PEP को फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड के नाम से जाना जाता है, फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व रुबिस्को का कोफैक्टर है? रुबिस्को का कोफैक्टर इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, रुबिस्को का जो कोफैक्टर है वो है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज हरित लवक की झिल्ली होती है सिंगल लेयर, डबल लेयर, मल्टी लेयर या कंपाउंड स्ट्रक्चर? तो हरित लवक की जो झिल्ली होती है ये डबल लेयर होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनके मध्य के स्थान को पेरिस्टॉइडियल स्थान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पेरीप्लास्टिडियल कहते हैं। ठीक है, इन झिल्लियों के अंदर मैट्रिक्स भरे होते हैं। इन मैट्रिक्स के अंदर कला तंत्र का बना ग्रेना होता है। ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है? यानी कि लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स चक्र। ऑप्शन, फ्यूमेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सक्सेनिक एसिड या एसेटिल कोएंजाइम ए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिल कोएंजाइम ए। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की जो कड़ी है वो एसिटिल कोएंजाइम ए है। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले पार्विक अम्ल में कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु तथा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का विमोचन होता है। बचा हुआ अणु कोएंजाइम ए से संयुक्त होकर एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पार्विक एसिड होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्लूकोज के एक अणु में पार्विक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा जो है वो भी मुक्त होती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वसन एवं ऑक्सीकरण से कोशिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। सेलुलर एनर्जी इज प्रोवाइड थ्रू रिस्पायरेशन एंड ऑक्सीडेशन बाय गोल्गी अपर्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन एवं ऑक्सीकरण से कोशिकीय ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कण यानी F1 पार्टिकल पर
एटीपी का निर्माण होता है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नारियल के तरल भूरपोष में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। द हार्मोन्स प्रेजेंट इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट इज एथिलीन, एथाइलिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन। सही जवाब ऑप्शन डी, एलटी बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन। नारियल के तरल भ्रूणपोष में पाया जाने वाला हार्मोन्स साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन कार्य क्या करता है? तो साइटोकाइनिन ऊर्जा यानी कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, जैव रसायन और विज्ञान। उस टॉपिक को पढ़ने के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ अपना एक कमेंट फीडबैक के लिए ज़रूर छोड़ें। थैंक यू।